हेलो हाय फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह सुबह सब लोग फ्रेश ही होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो डाली है कि हमारा माइंड भी बड़ा एक्टिव और फ्रेश होता है। तो आपको ये वीडियो या ये कंटेंट अच्छे से समझ आएगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आप लोग रिवाइज़ भी थोड़ा करते रहा करिए। चलिए फिर, उस दिन मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, लेकिन हम लोग सेल का जो स्ट्रक्चर था वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी और मैं दिखा भी नहीं पाई थी अच्छे से, क्योंकि मार्कर नहीं यूज़ हो पा रहा था। तो आज मैं आपके पास लेके आई हूँ सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर था उसमें सेल के कौन सा पार्ट कहाँ पे उपस्थित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका सेल का पूरा डायग्राम, ठीक है। तो सेल का डायग्राम जो सबसे पहले था, मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक सेल मेम्ब्रेन होती है और एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल किस में थी? प्लांट सेल में, और जो सेल मेम्ब्रेन थी वो ह्यूमन सेल में थी, ठीक है। तो जो आप ये समझो, ये सबसे इसकी जो बाहरी लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है, इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं। और इसके बगल में एक और लेयर होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि प्लांट सेल में होती है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल में। और जो सेल मेम्ब्रेन आपकी ये है दूसरे नंबर पर, इसको हम ये ह्यूमन सेल में होती है, ठीक है। अब आपका आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि ये एक जेल टाइप स्ट्रक्चर है, मतलब कि द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य है, हिंदी में इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और ये पूरा आपके ये जो सेल है, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है पानी के जैसे, ठीक है। पानी मतलब कि जेल के फॉर्म में ये भरा हुआ। और ये बाहरी कोशिका के जो अंदर के ये सारे इसके पार्ट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ों, इनको ये जो कोशिका द्रव्य का काम होता है कि ये बाहरी आघातों से बचाता है अंदर की जो चीज़ें होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल है, ठीक है। अब आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका जो दिख रहा है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रही है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम था? एनर्जी प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब आप आइए लाइसोसोम पे, ठीक है। लाइसोसोम क्या था? ये आपको दिख रहा है ना, पिंक 3 गोले दिख रहे हैं आपको। ये आपका क्या था? ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मतलब कि आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको। ये क्या करता है? लाइसोसोम से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जब आप, और वो एंजाइम का काम क्या होता है कि सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन आया तो ये उसका भक्षण कर लेता है, मतलब उसको खा लेता है और खुद भी मर जाता है। इसीलिए हम लोग इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका गोल्जी अपैरेटस। ये आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा रेडिश टाइप में, ये गोल मतलब ऐसे, ये आपका है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का काम क्या था? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को की पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कि कितनी प्रोटीन कहाँ जानी चाहिए। और इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बोलते हैं ना हमारी बॉडी का, आपको याद होगा। अब आपका ये जो दिख रहा है पर्पल कलर का सबसे बड़ा गोला जो दिख रहा है, मतलब ये है आपका न्यूक्लियस, मतलब कि केंद्रक। ये आपको देखिए यहाँ दिख रहा है, ये जो सबसे बाहरी लेयर है पूरा, मतलब ये जो पूरा बड़ा गोला है, इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और ये जो इसके अंदर का ये डार्क पर्पल छोटा सा सर्कल, इसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे। और इसके अंदर अभी मैं आपको न्यूक्लियस का अलग से एक डायग्राम दिखाऊंगी। और ये जो इसके अंदर थोड़ा पतला पतला आपको दिख रहा है पर्पल कलर से, ये धागे टाइप का, इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन धागे। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये जो आपको इधर ऐसे छोटा बड़ा बना हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये यहाँ तक समझिए, ये पूरा जो न्यूक्लियस है इसके किनारे किनारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, मैंने आपको बताया था। एक होता है स्मूथ ईआर, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही मैं ईआर बोल रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये डॉट डॉट आपको दिखेगा, इस तरह के तरीके से डॉट डॉट दिखेगा, जो ये गोल गोल है, ठीक है। अभी इसमें आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा, ये जहाँ पे मैं रेड कलर का ऐसे से बना रही हूँ, आप ये समझो, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए आपकी ये बैठे हुए हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर ये गोल गोल टाइप स्ट्रक्चर नहीं है, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये अलग से डॉट डॉट, ये अलग से डॉट डॉट, इसी को हम राइबोसोम्स बोलते हैं। कुछ राइबोसोम्स अलग होते हैं, कुछ राइबोसोम्स ईआर के ऊपर बैठे हुए होते हैं। तो जिन ईआर के ऊपर राइबोसोम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक ईआर, और जिनके ऊपर नहीं ये राइबोसोम्स बैठे, उनको स्मूथ ईआर बोलते हैं, ठीक है। अब आपका एक चीज़ मैं आपको फिर से याद करा दूं, ये जो हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ा था, जो सबसे बाहरी लेयर है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, ये परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब पारगम्य।
पारगम्य का मतलब ये है कि ये सभी पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से बिंदास आइए जाइए खाइए पीजिए, ठीक है। सेल वॉल्व कहती है हम नहीं रोकेंगे, आ जाओ, जिसको आना है, जिसको अंदर आना आओ, जिसको बाहर जाना है जाओ, ठीक है। मनमौजी टाइप का है ये, कह सकते हो आप। और ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये कहती है ना भाई हम मनमौजी नहीं है, हम बिल्कुल डिसिप्लिन वाला काम करते हैं, कि ये कुछ चीज़ों को, ये सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये कुछ चीज़ों को तो अंदर आने देती है और कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देती है, मतलब हर किसी को एंट्री और एग्जिट अलाउ नहीं है। जो डिज़ायरेबल है वही एंट्री करेगा और जो अनडिज़ायरेबल है वो बाहर जाएगा, ठीक है। सेलेक्टेड मटेरियल को अंदर बाहर आने जाने देगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा ये सेल का डायग्राम समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को न्यूक्लियस का डायग्राम दिखा देती हूँ। ये है आपका न्यूक्लियस का डायग्राम। ये पूरा जितना आपको दिख रहा है ये पूरा बड़ा सा, ये पूरा न्यूक्लियस है। उधर जो पर्पल कलर का था वो वही है। ये पूरा है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको। ये पूरा जो दिख रहा है ये बाहर वाला लेयर इसका, जैसे सेल मेम्ब्रेन था बाहरी लेयर, उसी तरीके से इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए NM। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि केंद्रक झिल्ली आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये वाला गोल वाला स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है, ठीक है। सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका ये दिख रहा है धागे टाइप का, उधर था ना, यही धागे टाइप जो है ये आपका क्रोमैटिन है, ठीक है। क्या है ये? क्रोमैटिन धागे हैं आपके, क्रोमैटिन फाइबर भी आप बोल सकते हो। यही क्रोमैटिन धागों में DNA पाया जाता है। और जो आपके यही क्रोमैटिन धागे सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं? जो आपके क्रोमैटिन धागे हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। क्रोमोसोम्स का मतलब गुणसूत्र, जो कि मानव में 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। बाकी क्रोमोसोम्स का मैं आपको आगे डिटेल वीडियो दूंगी। तो ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर था ये आपका पूरा न्यूक्लियस है, और ये अंदर वाला आपका न्यूक्लियोलस है। ये जो धागे टाइप का है ये आपका क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन धागे। इन्हीं क्रोमैटिन धागों में DNA होता है, और यही क्रोमैटिन धागे सेल डिवीज़न के समय जो है क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। और ये जो सबसे बाहरी चीज़ है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो ये समझ आई होगी, और आप इसको एक बार दो बार थोड़ा सा देखिएगा, और जो मैंने आपको बताया है इस पूरे डायग्राम को आप अपने माइंड में फीड करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जब आप इसको अच्छे से देख लेंगे ना, तो जब आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे या इसकी जो थ्योरी मैंने बताई थी वो आप पढ़ेंगे, तो आप अपने को रिलेट कर पाएंगे। जब हम कोई चीज़ देखते हैं और सुनते हैं, आपने सुना ही होगा कि हम अपनी इंद्रियों को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हम चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप जब इसको देखोगे और फिर जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, लास्ट वाली वीडियो से कोरिलेट करके जब आप पढ़ेंगे, तो आपको जल्दी समझ भी आएगा, और ये एक लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा करके सेव हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको एक बार में समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार नहीं समझ आता है तो आप 2 बार देखिए। ऐसा होता है कि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा एक ही बार में नहीं समझ आता है, तो अगर आप एक बार 2 बार देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आपको एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। 3 बार पढ़ने से तो आपको बिल्कुल ही समझ आ जाएगी, एकदम 100%। घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। एक बार नहीं समझ आता, 2 बार देखिए, समझिए। कोई दिक्कत है, कोई डाउट, आप यहाँ पे आराम से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो है पर्सनली या डायरेक्ट जा करके आंसर कर पाऊँ। तो आप इसको देखिए, समझिए, वीडियो कैसी लगती है बताइएगा, और आगे और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी तो मैं खुद ही से 1 बाय 1 एक टॉपिक पे वीडियो ऐसे डालती रहूँगी। चलिए ठीक है, हैव अ गुड डे, और एंजॉय करिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और वीडियो देखिएगा, और पढ़ाई करते रहिए। और पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है ये लाइफ में। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।